नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। गुजरात में आज बड़ी सियासी हलचल हुई है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया। रूपाणी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनाया गया, अब नए नेतृत्व में होगा गुजरात का विकास। लेकिन सूत्रों के मुताबिक राज्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर विजय रूपाणी से इस्तीफा लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि विजय रूपाणी के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी अगला चुनाव नहीं जीत सकती है। सवाल यही कि अब गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा। और सभी विधायकों को आज ही गांधीनगर बुलाया गया है। एक ताजा जानकारी आपको दे दें, यानी यह मुमकिन है बहुत हद तक कि आज ही अगले नाम पर मुहर लग जाए। तो एक तरफ इस्तीफा होता है, दूसरी तरफ तमाम विधायकों को बुलाया गया है। विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक से हो सकता है नए नाम पर जो चर्चा हो रही है, तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर विराम लग जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनाव लड़ते हैं। विजय रूपाणी के नेतृत्व का सवाल नहीं है और किसी का नेतृत्व का सवाल नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों और केंद्र में चुनाव लड़ती है। इस बार भी हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। इसी मुद्दे पर आइए अब चर्चा करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग के पास भी हम चलेंगे। अहमदाबाद से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक जुड़ रहे हैं। भोपाल से कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे चैनल एबीपी अस्मिता के संपादक हैं रौनक पटेल, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और अहमदाबाद से गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धनानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले तो रौनक, आप ही के पास में आना चाहूंगा। आप वहां पर मौजूद हैं और जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि अभी वहां क्या चल रहा है और ये जो कुर्सी की कबड्डी शुरू हो गई है, जो दौड़ शुरू हो गई है, सबसे आगे कौन से नाम है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो सभी विधायकों को बुलाया गया है अहमदाबाद गांधीनगर के लिए। हालांकि विधायक दल की बैठक आज होगी या कल, उसको लेकर कुछ भी नहीं बताया गया है। मेरी पार्टी प्रेसिडेंट जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगी कि विधायक दल की बैठक कब होगी। मेरे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कल सुबह से लेकर दोपहर तक हो सकती है, क्योंकि अमित भाई शाह हो सकता है कि आज देर रात तक अहमदाबाद पहुंचे, गांधीनगर पहुंचे। अब बात हो रही है कि कबड्डी की। तो भाई साहब, ये कबड्डी नहीं, यहाँ तो क्रिकेट का गेम है, क्योंकि वाइस कैप्टन जो थे मिनिस्ट्री के वो थे नितिन भाई पटेल, जो नॉन सेकंड हैंड पे थे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि उनको मौका मिले। क्योंकि पिछली बार जब मुख्यमंत्री तय किया गया था आनंदीबेन को हटाकर, तभी नाम आया था नितिन भाई को। यहाँ तक कि नितिन भाई ने लोगों को इंटरव्यू तक दे दिए गए थे। लेकिन लिफाफा जब खोला गया विधायक दल की बैठक में, और उसके पहले अमित भाई की, विजय भाई की मीटिंग हुई थी अहमदाबाद सर्किट हाउस में, और वहाँ तय किया गया था। और नितिन गडकरी जो पर्यवेक्षक के तौर पर आए थे, ऑब्जर्वर के तौर पर आए थे, और बताया गया उन्हें कि नहीं, नितिन भाई ने विजय भाई रूपाणी को बनाया जा रहा है। और विजय भाई रूपाणी तब पार्टी प्रेसिडेंट थे। अब क्योंकि तब पार्टी प्रेसिडेंट जो थे विजय भाई रूपाणी, वो उसके पहले विधायक तक नहीं थे, उसके ठीक पहले विधायक बने थे, उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। और उनको ही ठीक इसी प्रकार का वक्त है, 1-1.5 साल बाकी था, और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब अटकलें तेज ये हो गई है कि कहीं जो पार्टी प्रेसिडेंट CR पाटिल है, जो आज से 1 साल पहले पार्टी प्रेसिडेंट बने हैं, एक हो सकते हैं वो रेस में। दूसरा नाम चल रहा है मनसुख भाई मांडविया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी विश्वासु माने जाते हैं। उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय की, और साफ सुथरा चेहरा भी, और सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है पाटीदार कम्युनिटी, वहां से भी आते हैं। और क्योंकि पाटीदार CM आनंदीबेन को हटाकर विजय भाई को बिठाया गया था, तो एक आकलन
चर्चा ये भी है कि कहीं मनसुख भाई को बनाया जा सकता है। तीसरा एक नाम आ रहा है प्रफुल्ल पटेल, जो दमन के प्रशासक है, और क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात में थे और तब वो उनके सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और काफी करीबी भी माने जाते हैं। उनके फादर जो थे वो नरेंद्र भाई के करीबी माने जाते हैं और साफ सुथरी छवि भी थी और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। हालांकि दमन का जो सिलवासा के सांसद की आत्महत्या का मामला आया उसके बाद अब सवाल है कि वो विवाद है, ऐसे में उनको बनाया जाता है नहीं बनाया जाता है। लेकिन एक बात और ये आ रही है, क्योंकि जो पिछली मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ उसमें सौराष्ट्र को प्रतिनिधित्व दिया गया, केंद्रीय कैबिनेट की बात कर रहा हूं, जहां पुरुषोत्तम भाई रूपाला को प्रमोट करके केंद्रीय मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, मनसुख भाई को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, यानी कि सौराष्ट्र को बैलेंस कर दिया गया है। उसके बाद दक्षिण गुजरात की बात करें तो दक्षिण गुजरात में CR पाटिल पार्टी प्रेसिडेंट ऑलरेडी है और वहां की जो सांसद थी सूरत की दर्शना जरदोश, उनको 2 बड़ी मिनिस्ट्री दी गई, रेल राज्य मंत्री बनाया गया और टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया। मध्य गुजरात पड़ता है तो मध्य गुजरात में देव सिंह चौहान जो सांसद थे उनको केंद्रीय कैबिनेट में स्थान दिया गया। सिर्फ उत्तर गुजरात एक ऐसा जोन है वहां से किसी को कोई बड़ा केंद्र में स्थान नहीं मिला। ऐसे में चर्चा ये बात की भी है कि हो सकता है नितिन भाई, क्योंकि नायब मुख्यमंत्री डेप्यूटी CM है, उनको प्रमोट किया जाता है और उनको नहीं प्रमोट किया जाता है तो गुजरात की राजनीति करीब से हम लोग जानते हैं। तो अब तक ये रहा है कि बड़े चमत्कार होते हैं, जो नाम नहीं सोचा है वही नाम आ जाता है। बिल्कुल, तो ये मौजूदा नेतृत्व की खासियत है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं रौनक पटेल, कि अचानक से कोई ऐसा नाम सामने आ जाता है जिसकी कहीं चर्चा भी ना हो रही हो। मैं इस पर आगे आपसे बात करूंगा, बहुत ही विस्तार से दर्शकों तक आपने पूरी जानकारी पहुंचाई है। मेरे साथ जपन पाठक भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। जपन पाठक जी, आपका आकलन क्या कहता है, अचानक से ये जो बदलाव होता है, जो इस्तीफा होता है, क्या हम इसे माने कि वाकई में अचानक लिया गया फैसला है या इसकी पटकथा बहुत पहले लिख ली गई थी? नहीं, जून में ये भूपेंद्र यादव जो यहाँ के इंचार्ज है गुजरात बीजेपी के, वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने 1-to-1 मीटिंग्स की थी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के काफी सारे बड़े नेताओं के साथ। और जैसे ही फंक्शन पूरा हुआ उसके बाद विजय भाई गए गवर्नर हाउस। और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, अब तक कोई भी मुख्यमंत्री केंद्रीय शायद रौनक तक आवाज नहीं जा पा रही है, रौनक तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है। अपनी बात रखिए जपन पाठक जी। जी, यहाँ पे जून में भूपेंद्र यादव जो गुजरात बीजेपी के इंचार्ज है और अब तो केंद्र में मंत्री भी है, वो आए थे और यहाँ पे उन्होंने डिटेल्ड में यहाँ पे रुके थे और उन्होंने 2-3 दिन में यहाँ पे रुकने के दरमियान 1-to-1 मीटिंग्स की थी पार्टी के काफी सारे नेताओं के साथ। और ये मीटिंग में जो प्रश्न थे वो यही थे कि कोविड की सिचुएशन के बाद या इन जनरल आप देखें अब क्या माहौल है यहाँ पे राजनीति का, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। ये 1.5 साल पहले ये कवायद हुई और ये बड़ी यहाँ पे ओपन बात थी कि ये एक सर्वे हो रहा है एक तरह का पार्टी लीडरशिप के जरिए। और फिर भूपेंद्र यादव ने वहां जाके क्या रिपोर्ट दिया वो मालूम नहीं था, क्योंकि जाते हुए उन्होंने पत्रकारों को कहा था कि गुजरात के CM के पास इनफ ऑक्सीजन है, ये उन्होंने एक सांकेतिक तौर पे उस समय कहा था। और फिर सबने हेडलाइन बना दी थी यहाँ पे कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहेंगे, बदलने वाले नहीं है ये कवायद के बाद। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मुख्यमंत्री जो आसाम के मुख्यमंत्री वगैरह जो है उनका केंद्र में एलिवेशन हुआ एज ए कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र में, तो माना जाता था कि ये कवायद से पहले गुजरात का भी एक जायजा लिया गया कि विजय रूपाणी को भी यहाँ से लेके हम केंद्र में ले जा सकते हैं या फिर यही अभी रहने दे। लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि पिछले महीने विजय रूपाणी सरकार के 5 साल पूरे हुए अगस्त में, और उसमें उन्होंने काफी सारे कार्यक्रम भी दिए। तो शायद ये बात थी कि 5 साल हमारे पूरे हो जाए, क्योंकि गुजरात में 5 साल पूरे करने वाले मुख्यमंत्री कम है। तो जब पिछले महीने एक कार्यक्रम हुआ, 9 दिनों का एक कार्यक्रम हुआ जन सेवा का, और 5 साल पूरे भी हो गए, तो उसके बाद ये हालांकि अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन कुछ सुगबुगाहट जून में तो थी कि ये हो सकता है। और अगर आप देखें पैटर्न देखें, नरेंद्र भाई को भी केशु भाई के जगह पे लाया गया था, तो 2000 के जो 21st सेंचुरी के जो फर्स्ट इलेक्शन थे उससे पहले लाया गया था। अगर आप देखें आनंदीबेन पटेल को बदल के विजय रूपाणी को लाया गया, तो उन्होंने भी मैच, तो वो भी 1 साल पहले। और इस तरह से अभी उत्तराखंड काफी सारे राज्यों में ये हुआ है, तो एक पैटर्न है और उस पैटर्न के मुताबिक ये हुआ है ऐसा लगता है। जी जपन पाठक जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ दिबांग भी जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अभय दुबे जी, सवाल यह भी है कि चुनाव से ऐन पहले अगर पार्टी को यह लगता है इंटरनल रिपोर्ट में कि एंटी इनकम्बेंसी है या उनके चेहरे पर लड़ने में नुकसान हो सकता है जो मौजूदा वहां का नेतृत्व है यानी विजय रूपाणी, तो क्या चेहरा बदल देने से वो सारी चीजें हट जाएंगी? नहीं, देखिए, अगर यही तर्क दिया जाता है तो गुजरात में आज भी चेहरा नरेंद्र मोदी है।
सब जानते हैं कि वहां रिमोट कंट्रोल चीफ मिनिस्टर होता है, सारे निर्णय एक एक निर्णय दिल्ली से लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। तो इसका आशय तो साफ हुआ कि ये सारी नाकामी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है। इन लोगों को लगता है कि जैसे 2016 में एक प्रयोग किया था, आनंदीबेन पटेल को हटाकर गुजरात की नाकामियों पर पर्दा डालने में कामयाब हुए थे। अलबत्ता वहां पर 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी और 77 कांग्रेस को आई थी। एक सूरत का परिदृश्य अगर बदल जाता तो वहां सरकार इनकी किसी सूरत में बचने वाली नहीं थी। इनको ऐसा प्रतीत होता है, चाहे वो उत्तराखंड हो, कर्नाटका हो या गुजरात का निर्णय हो। हमने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने तो सारे प्रधानमंत्री जी के सारे सोशल मीडिया से फोटो हटा दिए थे। मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि वो फोन तक उठाना बंद कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां पर भी रिप्लेसमेंट चाहते हैं, वहां पर मंत्रिमंडल में अपने लोगों को लाना चाहते हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश का हाल है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिनों तक ऐसी नाकामियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। गुजरात का जहां तक प्रश्न है, तो हमने देखा था एक मार्च से मई तक के 71 डेज में रिपोर्ट पब्लिश की थी कि 1,23,000 लोग 33 जिलों में डेथ सर्टिफिकेट बांटे गए, लेकिन गुजरात की सरकार ने 4,221 मृत्यु सिर्फ कोरोना की बताई है। 3 लाख मृत्यु हुई है। तिल कर ऑक्सीजन की कमी से, दवाई की कमी से लोग भरे हैं। वहां हमने देखा कैसे CR पाटिल रेमडेसिविर के इंजेक्शन लेकर बांट रहे थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। तो वहां पर भी इस सामंजस्य की कमी दिखी। नितिन पटेल जी का जहां प्रश्न है, तो खुली चुनौती देते रहे हैं वो तो। और पटेल समुदाय का माना जाए ना अभय जी, आपके लिए बड़ी मुफीद स्थिति है इस बार गुजरात में। पिछली बार जो आप रह गए थे, चूक गए थे, इस बार ऐसा लग रहा है कि फिर आप जीत जाएंगे, यह मान के आप चल रहे हैं फिर? इससे बड़ी बात यह है कि देश और प्रांतों के लिए ये स्थितियां मुफीद नहीं है। यहां प्रश्न राजनीति का नहीं है कौन सत्ता में आता है, लेकिन जो बदहाली देश की है, चाहे वो बेरोजगारी का प्रश्न हो, चाहे वो मझोले और छोटे उद्योगों की बर्बादी की मैं उस पर आता हूं। अभय दुबे जी, मेरे साथ चूंकि परेश धनानी भी जुड़ गए हैं, आप गुजरात में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके पास भी मुझे जाना है, उनसे भी सवाल लूंगा, आप ही के पार्टी के नेता है। लेकिन उससे पहले दिबांग, आपसे इस पर एक त्वरित टिप्पणी मैं चाहूंगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस घटनाक्रम को, और खास तौर पर मुझे इस संदर्भ में जरा समझाइएगा कि बीजेपी में जो एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री जो बदले जा रहे हैं, चेहरे बदले जा रहे हैं, उसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, एक तो चेहरे बदले जा रहे हैं, दूसरे चेहरे तब बदले जा रहे हैं जब चुनाव आते हैं। चुनाव के आसपास इस तरह से चेहरों को हिलाने की, बदलने की, पत्तों को फेंकने की जो कोशिश है, ये एक तरीके से नई किस्म की बीजेपी में कोशिश है। क्या बीजेपी को इस तरह का डर रहा? क्या ये जो कयास लग रहे हैं, जो हालांकि विजय रूपानी ने खुद कहा कि जो चुनाव है वो सही समय पर होंगे, ये जो कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव के साथ गुजरात के चुनाव हो जाएंगे, यूपी में कुछ हलचल होगी तो गुजरात पे उसका असर न पड़े, गुजरात पर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये एक अलग किस्म की कोशिश हम आजकल बीजेपी में देख रहे हैं। और सवाल ये है कि आप चुनाव से एंड पहले या कुछ महीनों पहले अगर आप इस तरह से मुख्यमंत्री बदलते हैं, क्या उससे आपको कुछ फायदा हो सकता है? क्या आप जनता को ये बता सकते हैं कि हमने इस तरह से बदल के हमने चुनाव जीत लिया? अगर आप विपक्ष में रहें तो बात दूसरी है, अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तब आप क्या ऐसा कर सकते हैं? बीजेपी को लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो फिर विजय रूपाणी को इतने साल क्यों रखा गया? खुद अगर आपको याद है, कुछ दिनों पहले भी कहा गया कि भाई अब मुख्यमंत्री को नहीं बदला जाएगा। इस सब कहने के बावजूद अगर ये किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि विजय रूपाणी चुनाव जीता पाएंगे। ये भी संभव है कि गुजरात के जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश चुनावों के साथ हो जाए। तो एक बड़ी हलचल इसमें दिखाई देती है और इसका जो है बड़ा प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर। और ये जो विपक्ष एक तरीके से उछल रहा है, ये चुनाव में उछलेगा और इसकी हमें कुछ जो राज्यों के आगे वाले चुनाव है उसमें भी सुनाई दी। ठीक है। अच्छा परेश धनानी जी, मुझे एक बात बताइए, आप वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर विजय रूपाणी अब नहीं है मुख्यमंत्री, दूसरा कोई चेहरा आ भी जाता है, उससे क्या बहुत ज्यादा फर्क वहां पड़ने वाला है? मेरा सवाल जो है उसका संदर्भ समझिए, कॉन्टेक्स्ट ये है कि चेहरा कुछ भी हो, चेहरा तो वहां प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे गुजरात में, जो बीजेपी वहां चुनाव लड़ेगी। और विजय रूपाणी ने खुद अपने संबोधन में इसका जिक्र किया जब वो अपने इस्तीफा देने के बाद मीडिया के सामने आए। अखिलेश भाई, गुजरात के जनरल चुनाव को अभी 1.25 साल मतलब 60 अठवाड़े बाकी बचे हैं। आज गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई जैसे एक सरल इंसान को भारतीय जनता पार्टी ने अचानक अकारण और आधी राह पे इस्तीफा दिलाया, उनका मुझे भारी दुख है। लेकिन बीते 25 साल से
सतत शासन की धुरा संभालने वाली भारतीय जनता पार्टी की सभी मोर्चे पर विफलताओं को छुपाने के लिए शायद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। भाजपा ने चेहरा बदला है लेकिन अपनी नीति रीति नहीं। गुजरात की जनता भाजपा की नीति रीति से अब नाखुश है और नतीजा आने वाले दिनों में गुजरात परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। आज जो मुख्यमंत्री श्री ने इस्तीफा दिया वो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाई का खुला इकरार है। माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के बीच जो लंबे दिनों से संघर्ष चल रहा था उनका प्रतिबिंब है। माननीय मुख्यमंत्री श्री का इस्तीफा वो भारतीय जनता पार्टी की सभी मोर्चे पे विफलता का खुला इकरार है। मुझे लग रहा है। एक बात बताइए परेश धनानी, चलिए ठीक है, असफलता सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कीजिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वहां लड़ाई अपने चरम पर है और इस तरह की जो बातें कह रहे हैं, एक चीज तो आप ये मानेंगे कि आप यानी कांग्रेस जहां जहां शासन में है, चाहे वो पंजाब हो या फिर आप राजस्थान की ही बात कर लें और भी जगहों पर आप देखिए किस तरह की अंदर खाने आपके यहाँ लड़ाई चलती है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर। खुलेआम अंदर खाने तो छोड़ दीजिए, खुलेआम वो लड़ाई सड़क पे नजर आने लग जाती है। कार्यकर्ताओं से लेकर नेता आपस में बयानबाजी करने लगते हैं। पंजाब में हाल में हम सभी लोग देख रहे हैं। यहां तो कम से कम ये चीजें बड़ी स्मूथली हो रही हैं, कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है बड़े आराम से, कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लोकतंत्र है, सभी लोगों को अपना पक्ष रखने की इजाजत है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व जब जब फैसला लेता है कांग्रेस का हर निष्ठावान कार्यकर्ता उसको सर पे चढ़ाता है। इतिहास उनका साक्षी है। भारतीय जनता पार्टी में बोलने की आज़ादी ही नहीं है। बिना वजह गुजरात के मुख्यमंत्री को अचानक क्यों बदला गया, ये हिंदुस्तान का सवाल है। और आपके यहाँ बोलने की इतनी आजादी है कि सिद्धू यहाँ तक कह जाते हैं कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। गुजरात में रूपानी साहब की सरकार तो रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, ये गुजरात का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आज मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार और कोरोना महामारी में जो पूरे गुजरात के अंदर मौत का तांडव रचा गया, मुझे लग रहा है कि उनके लिए सीधे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई और गृह मंत्री माननीय अमित भाई जिम्मेदार है। अच्छा। और उनकी विफलताओं को छुपाने के लिए शायद गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। गीता भट्ट जी आपको कुछ जवाब देना चाह रही हैं। जी गीता जी, क्या कहना चाह रही थी आप, बोलिए। जी देखिए, ऐसा है कि अगर हम देखें भारतीय राजनीति में जितने भी, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है चाहे क्षेत्रीय राजनीतिक दल, अधिकतर ऐसे हैं जिनमें या तो किसी परिवार विशेष का वर्चस्व है, या व्यक्ति विशेष का वर्चस्व है, या जाति विशेष का वर्चस्व है। और उसी के आधार पर अगर वहां उनके पास किसी प्रकार से सत्ता आती है तो उसी प्रकार से शीर्ष नेतृत्व पर उसी जाति या परिवार का या वो व्यक्ति बैठता है। परंतु जहां ऐसी इस प्रकार की सोच नहीं है, और एक जो मतलब एक ही विगत आप देखिए कई वर्षों से, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी में जो है अध्यक्ष का पद हो या कोई भी और पद हो, आज समय समय पर उसमें बदलाव आता रहता है और एक तरह से जो ग्रूमिंग है, नए नेतृत्व उभर के सामने आते रहते हैं। और उसी प्रक्रिया में अभी चाहे वो उत्तराखंड रहा हो, कर्नाटक रहा हो, आप देखें वैसे ही कुछ बदलाव यहाँ भी सोचा जा रहा है। परंतु अगर आप बाकी राजनीतिक दल अभी जैसे बैठे हैं वक्ता वो बोल रहे थे, आपने स्वयं भी ये बात कही है, भाई छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं और जो वहाँ उनके मंत्री सिंह हैं, उनके बीच में जिस प्रकार से दरार है, किस प्रकार से वो दिल्ली आकर एक तरह से एक झगड़े को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सबके सामने ये बात है। नहीं, लेकिन परेश धनानी कह रहे हैं, मैंने तुमसे यहाँ तक कहा कि पंजाब में तो सिद्धू यहाँ तक कह देते हैं कि उनकी बात नहीं मानी गई तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन परेश धनानी कह रहे हैं कि ये आंतरिक लोकतंत्र है दरअसल कांग्रेस में। देखिए, आंतरिक लोकतंत्र, शिष्टाचार और साथ में अनुशासन, ये सारी चीजें किसी भी राजनीतिक दल में होनी बड़ी आवश्यक है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें कांग्रेस में वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान में जिस प्रकार से हमने देखा, पायलट जी किस प्रकार से रूट कर अगर आ गए और कैसे किस प्रकार से वो सारा प्रकरण चला, वो भी आपने और हमने देखा है।
जी। और उसके बाद उनको किसी प्रकार से समझा के ठीक है, अभय दुबे कुछ जवाब देना चाह रहे थे जल्दी से सर, उसके बाद मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगा। अभय दुबे जी। देखिए हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है और जितने भी राज्यों का जिक्र किया वहां पर समाधान भी दिया हमने। भारतीय जनता पार्टी क्या समाधान दे रही? कर्नाटक में 65 एमएलए ने चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को कि हमारे मुख्यमंत्री को जानबूझ करके केंद्र के इशारे पर हटाने की मांग की जा रही, जो गलत है और पार्टी अनुशासन के खिलाफ है। आपने मुख्यमंत्री वहां पर बदल दिया, तीन चीफ मिनिस्टर बदले उत्तराखंड में हाल ही में, अब गुजरात में बदला। लोग कह रहे हैं कि इसके बाद मध्य प्रदेश की बारी है और उत्तर प्रदेश की भी बारी है। उत्तर प्रदेश बड़ा डेस्परेटली प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि मुख्यमंत्री को बदल दें, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस हद तक वहां विवाद हुआ। आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में इस बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र किया, आपने कहा कि विजय रूपाणी बड़े सरल स्वभाव के थे, तो आपके मुताबिक अब कौन आपको सरल स्वभाव का दिख रहा है? बाकी जो नाम चल रहे हैं, मनसुख मांडविया से लेकर सीआर पाटिल, नितिन पटेल या फिर पुरुषोत्तम रूपाला हो, इनमें से कौन सा आपको ऐसा दिख रहा है सरल स्वभाव का जो अगला सीएम बनना चाहिए? कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व को उभरने का मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में माईवे और हाईवे की एक व्यवस्था गुजरात से दिल्ली तक बनी हुई है, तो जो भी कोई आएगा वो रिमोट कंट्रोल से ही गुजरात की शासन चलना है, ये तय है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब गुजरात की जनता ये रिमोट कंट्रोल शासन से तंग आ गई है। कोरोना काल में हमारे 18,000 गाँव में 3 लाख से ज़्यादा करीबन गुजरातियों को जान गंवानी पड़ी है, और ये स्थिति ने गुजरात में जो गुस्सा पैदा किया था वो भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन जहां से खड़ी हुई थी। गुजरात कांग्रेस के नेता है अर्जुन मोढवाडिया, उन्होंने बयान दिया कि कोरोना में फेल हुए हैं, इसीलिए रूपाणी को बलि का बकरा बनाया गया है। तो जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, जो आरोप लगाए गए कोरोना के दौरान, उसी वजह से विजय रूपाणी को बलि का बकरा बनाया गया है, यह बयान दिया है कांग्रेस के नेता ने। तो तमाम तरह की सियासी चर्चाएं भी इस पर शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया का यह कहना कि दरअसल विजय रूपाणी को बलि का बकरा बनाया गया। इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब सीधे दिबांग आपके पास में आना चाहूंगा, चूंकि ब्रेक के पहले कुछ आप कहना चाह रहे थे, अपनी बात भी रखिएगा और एक सवाल भी मैं जोड़ दूं। दरअसल ये वही राज्य है गुजरात जहां से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और यहीं के मॉडल की चर्चा हुई। गुजरात के विकास के मॉडल की बात कहते कहते मुख्यमंत्री से वो प्रधानमंत्री बने। तो क्या बीजेपी यहां पर आने वाले चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है ताकि ये ब्रांडिंग जो है खराब हो, इसीलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं रूपाणी को हटाना? हाँ बिल्कुल, ये इसी तरीके का फैसला है और इसीलिए लिया गया फैसला है। और मैं जैसा आपको कह रहा था कि विपक्ष जरूर उछलेगा इस पर, विपक्ष में उछाल आप देख रहे हैं आपके पैनल में भी। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो गुजरात का चुनाव है वो सिर्फ मुख्यमंत्री पर नहीं होता, उसमें और चीजें भी जुड़ती हैं, तय होती हैं उसमें चीजें। यानी सबसे बड़ा जो वहां पर कार्ड है वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और जिस तरह का वो सघन प्रचार करेंगे, एक वो बात है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का गुजरात में, लगातार उसमें मजबूती की कोशिश चलती रहती है। एक विचारधारा वाली पार्टी है, एक उनकी अलग किस्म की सोच है, जो सोच है उस पर मानने वाले लोग हैं वहां पर। चौथी जो बड़ी बात वहां पर होती है, गुजराती अस्मिता की बात बात प्रधानमंत्री हैं गुजरात से, गृह मंत्री अमित शाह हैं गुजरात से, ये एक बहुत बड़ी बात होती है गुजरात के लोगों के लिए। इसके साथ एक और चीज जो जुड़ती है, वो वहां सुशासन कहाँ हुआ कि नहीं हुआ, वो एक कमजोर कड़ी के तौर पर जरूर देख सकता है विपक्ष, लेकिन उसी की काट यहाँ ढूंढी गई है कि आपने जो कमजोर कड़ी थी उसको हटा दिया। अब आपके पास बाकी जितने भी हथियार हैं वो उतने ही मजबूत हैं जितने पहले थे। एक जो कमजोर कड़ी थी उसको हटाकर अब आप एक और मजबूत हथियार या एक और उम्मीदवार लेकर आए हैं, जिस पर आप ये कह सकते हैं कि मैं हूँ, यहाँ पर गृह मंत्री है, हमारी विचारधारा है, हमारी पार्टी है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, गुजरात की अस्मिता का सवाल है। तो ये एक बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक बहुत मजबूत नैरेटिव बन जाता है सत्ता दल के पास, बीजेपी के पास, जिसकी काट ये जो कांग्रेस के अलग अलग बयान आ रहे हैं टुकड़ों में, वो बयान उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये उस कांग्रेस इस खुशफहमी में न रहे कि अगर ये इस्तीफा हो गया है तो इससे अब बीजेपी कमजोर होगी। मुझे लगता है कि जवाब दीजिए परेश धनानी, लीडर ऑफ अपोजिशन गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए। दिबांग ने जो कहा उसका जवाब।
अखिलेश भाई, गुजरात में पैदा हुआ हूँ, गुजरात में बड़ा हुआ हूँ और गुजरात को समझता हूँ। मुझे जो लग रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का मोदी मॉडल वो स्वार्थ और भय की दीवार के बीच पूरे देश को फंसा दिया है। लेकिन आज गुजरात का जन जन जानता है कि 25 साल के शासन के बावजूद कोरोना महामारी में आरोग्य सेवा की कमी ने 3 लाख से ज़्यादा गुजरातियों को स्मशान लंबी कतारों पे खड़ा कर दिया। और इनकी ये गुनाहित जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार कौन, ये गुजरात सवाल पूछने लगा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब कोरोना महामारी में पूरी दुनिया आरोग्य सुविधा खड़ी करने में व्यस्त थी, तब देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ताली और थाली बजाने में समय बिता दिया और खामियाजा गुजरात की जनता को भुगतना पड़ा। गुजरात की जनता इस गुनाहित बेदरकारी को माफ़ करने वाली नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1.25 साल में हमारी जो न्याय यात्रा है गुजरात के 18,000 गांव में जन जन तक पहुंचने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कोविड वॉरियर के रूप में काम कर रहा है। और का जवाब है ये बीजेपी ने जो दिया, बीजेपी ने आप जो कह रहे हैं उसी का जवाब दिया है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि सुशासन में जो आपकी कमजोर कड़ी थी बीजेपी के पास, वो आज उन्होंने हटा दी। अब वो ये कह रहे हैं कि चलिए हमने मान लिया इन्होंने गलती की होगी, हमने दूसरा आदमी खड़ा किया है। अब उसकी आपके पास काट नहीं है। प्रधानमंत्री जो प्रचार करते हैं, गृह मंत्री जो प्रचार करेंगे, काट नहीं है। पार्टी का जो काडर है, संगठन है, उसकी आपके पास काट नहीं है। आपके पास ऐसी जैसी उनकी विचारधारा है वो आपके पास नहीं है। अस्मिता का सवाल जो प्रधानमंत्री उठाएंगे, गुजरात में आप पैदा हुए हैं, जरूर हुए हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री उठाएंगे, गृह मंत्री उठाएंगे, उसकी काट आपके पास नहीं है। आपके पास एक ही पॉइंट था, आपके पास एक ही कार्ड था, वो आज उन्होंने छीन लिया है। परेश धनानी, दिवांग भाई, जो मैं गुजरात को समझता हूँ, नरेंद्र भाई ने भी गुजरात में 14 साल नेतृत्व प्रदान किया। वही मोदी मॉडल ने पूरे देश को चला, लेकिन गुजरात के जन जन ये खोखले मॉडल को पहचान गए और उनका खामियाजा भी भुगत रहे। और आज इस स्थिति में भाजपा शायद चेहरा बदल के अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश करे। नहीं, मेरा दावा है कि बार-बार बात हो रही है तो एक सवाल है, एक मिनट सुनिए परेश जी, जब बार-बार चेहरे की बात हो रही है तो मेरा एक सवाल है, मैं थोड़ा रौनक पटेल से समझना चाहूंगा, हमारे सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता के संपादक है रौनक। चेहरा कोई भी आ जाए वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर, मुझे लगता है चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे गुजरात में। ये तो संभव है नहीं। विजय रूपाणी ने भी अपने संबोधन में इसका जिक्र किया, किसी को भी आप मुख्यमंत्री बना दें, आगे भले कोई भी दिखता रहे, लेकिन जनता वहां नरेंद्र मोदी को ही बीजेपी मानकर चल रही है। अखिलेश, कुछ अपडेट्स दे दूं तो जो प्रदेश भाजपा का कार्यालय है कमलम गांधीनगर में, वहां पर जो दिग्गज लीडर्स है गुजरात बीजेपी के, वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अच्छा। नितिन भाई पटेल नायब मुख्यमंत्री वो पहुंच चुके हैं। रूपाणी सरकार में जो मंत्री थे उनमें से 4-5 लोग पहुंच चुके हैं। अब बात रही कांग्रेस की और भाजपा की, तो परेश दानानी को ये पूछिए कि कोविड की सेकंड लहर के बीच में ही मोरवा हड़प का बाई इलेक्शन हुआ, जो पहले कांग्रेस के पास था, तो मोरवा हड़प विधानसभा बीजेपी ने ही जीती है। यानी कि जनता जो है नरेंद्र मोदी को चेहरे को जानती है गुजरात की, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां कांग्रेस के पास भी नेतृत्व नहीं है। परेश दानानी खुद नेता विपक्ष के तौर पे इस्तीफा भेज चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष इस्तीफा भेज चुके हैं, प्रभारी जो है वो नहीं है कांग्रेस के। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी बात रखे और खास करके कोरोना वाला बहाना बनाए, वो कतई माना नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि विजय भाई रूपाणी और CR पाटिल दोनों में काफी मनमुटाव था, क्योंकि दोनों अलग अलग किस्म की सोच वाले थे। एक पार्टी से जरूर जुड़े थे, लेकिन जो CR पाटिल है बहुत हाई प्रोफाइल लीडर थे और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स है। और विजय भाई जो थे वो सॉफ्ट स्पोकन थे, मृदुभाषी थे। और अफसर जो थे, कहा यह जाता था, बीजेपी के अंदर ही जो विधायक थे वो बार बार कहते थे कि अब बाबूशाही चल रही है, और उसी चीज को लेकर पार्टी में एक नाराजगी थी। और जो बदलाव किया गया है, बदलाव भले आज आया, और भले परेश दानानी बता रहे हो कि अचानक क्यों बदला गया, लेकिन परेश दानानी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, गुजरात का बच्चा जानता है। पिछले 6-8 महीने से बात चल रही थी कि विजय रूपाणी को बदला जाएगा, क्योंकि दोनों के बिचाव की जो कार्य पद्धति थी वो अलग थी। और क्योंकि अब जब 17 में चुनाव हुए तो सिर्फ 99 बैठकें आई थी,
बहुत मेहनत के बाद जीते थे और अब की बार जो है बड़ी जीत दिखानी है और पार्टी जानती है कि सीआर पाटिल के साथ ऐसा चेहरा चाहिए जो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी हो। नहीं, लेकिन एक सवाल है यहाँ से जपन पाठक जी से, इसका मैं जवाब चाहूंगा। जपन भाई, एक सवाल है यहाँ से, सवाल यह है कि क्या चेहरा बदल देने से, विजय रूपाणी को अगर बदल दे रही है चुनाव से पहले पार्टी, तो जनता भूल जाएगी कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं, आप देखिए विजय रूपाणी, मैं जरा इसको ट्रैक पे लाता हूं। पिछले साल यहाँ पे 8 असेंबली के बाई इलेक्शन हुए, सारे में भाजपा जीती और काफी सारी तो कांग्रेस के पास से छीनी और अक्रॉस सेक्शन थी, आदिवासी, पाटीदार, क्षत्रिय डोमिनेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड, सारे एरिया में से। इस बार भी, अभी इस साल भी यहाँ पे लोकल इलेक्शंस हुए, सारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत भाजपा निकाल के आई, सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भाजपा निकाल के आई। पिछली बार से बहुत अच्छा प्रदर्शन और ये सब विजय रूपाणी और सीआर पाटिल के नेतृत्व में ही हुआ। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि कोई अगले साल विजय रूपाणी के रहते भाजपा हार जाने वाली थी इलेक्शन। हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेड स्कोर है, जो प्राइम मिनिस्टर के स्टेट में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो सीआर पाटिल कह रहे हम सारी 182 जीतेंगे, चलिए वो तो छोड़िए, लेकिन पिछली बार विजय रूपाणी और नितिन पटेल के नेतृत्व में सबसे कम सीट आई थी भाजपा के शासन की पार्टी में रहते हुए। तो इस साल स्कोर ज्यादा बेटर करने के लिए हो सकता है कि ये हुआ है। अच्छा। ये तो माहौल डेफिनेटली नहीं था, अभी की कांग्रेस की परिस्थिति को देखते हुए ये माहौल डेफिनेटली नहीं था। तो विजय रूपाणी को रहते हुए अगले साल भाजपा, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी हो सकता है। देखिए विडंबना देखिए, जब पिछली बार 99 सीट आई तो ये महोदय कह रहे थे कि नितिन पटेल और रूपाणी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा। अरे तब भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी थे चेहरा, वो तो प्रचंड बहुमत से जीतकर केंद्र में प्रधानमंत्री बने थे और गुजरात मॉडल देश भर में परोसा था। पूरे हिंदुस्तान के बाई इलेक्शन के परिणाम देख लीजिए, जहां सत्ता होती है उसकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं। लोकल बॉडी के इलेक्शन भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश जरूर एक्सेप्शन एक है, जहां गोरखपुर में भी हार गए, वाराणसी में भी हार गए, लखनऊ में राजनाथ सिंह जी के यहाँ भी ये लोग बुरी तरह पंचायत में पराजित हुए। अब समय नहीं है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। जी, जरा ईमानदारी से जवाब दे दीजिएगा, ये क्यों बीजेपी में मुमकिन हो जाता है कि वहां पर चेहरा बदलना हो, मुख्यमंत्री बदलना हो, बड़ी आसानी से चीजें हो जाती हैं, और आपके हम देख रहे हैं राजस्थान से लेकर पंजाब और छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, किस तरीके से जुबानी जंग देखने को मिली है? जहां पर नेतृत्व का अहंकार होता है वहां पर बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाता है और बदल दिया जाता है। जहां आंतरिक प्रजातंत्र होता है वहां मतभिन्नता होती है, मगर समाधान जो हमारे प्रजातंत्र में ईंट से ईंट कहां बजाते हैं? इस तरीके के बयान जो दे दिए जाते हैं, फिर तो सवाल ये खड़ा होगा कि फिर अनुशासन नहीं है पार्टी के अंदर, जिसको आप लोकतंत्र कह रहे हैं। आदित्यनाथ, अरे आप नहीं दिखाते हैं, लेकिन अनुशासन बहुत बदतर स्थिति में उत्तर प्रदेश में। आदित्यनाथ जी ने क्या हाल किया है सार्वजनिक है, क्यों तस्वीरें हटा दी प्रधानमंत्री जी की? अरे अपने सारे सरकारी सोशल मीडिया पर तस्वीरें हटा दी। समय नहीं है मेरे पास। परेश धनानी चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ कहना चाह रहे थे सर, 20 सेकंड में जल्दी से, समय नहीं है। धनानी साहब जल्दी से। मैं एक ही बात जोड़ना चाहूँगा, जो हमारे साथी कह रहे थे भाजपा में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री श्री ने जो इस्तीफा दिया, जो कागज पढ़ा, वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय से जिस फोन पे उसकी प्रेस नोट हर रोज आती है, ठीक है, वही मेरे पास समय नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए परेश धनानी साहब आपका, दिबांग, जपन पाठक, अभय दुबे जी, रौनक पटेल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर गीता भट्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।